दोस्तों, एक सवाल। अगर कोई तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, तुम्हें चाय पिलाए, मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तुम्हारे ही घर का मालिक बन जाए, तुम्हारी दौलत लूट ले, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना ले और 200 साल तक तुम्हें अपने ही घर में परदेसी बना कर रखे, तो तुम उसे क्या कहोगे? व्यापारी, दोस्त या दुश्मन? यही कहानी है भारत और अंग्रेजों की। एक ऐसी कहानी जो किताबों में अधूरी लिखी गई है, एक ऐसा सच जो आज भी हमें झकझोर देता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कुछ व्यापारी जो मसालों की तलाश में आए थे, उन्होंने इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह नोच डाला। कैसे व्यापार हथियार बन गया, कैसे दोस्ती धोखे का मुखौटा थी और कैसे एक पूरा देश जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, 200 साल की गुलामी में तबाह हो गया। अगर तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। 17वीं सदी की शुरुआत। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। उस वक्त दुनिया की कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% से भी ज्यादा थी। मुगल साम्राज्य अपने शीर्ष पर था। दिल्ली, आगरा, सूरत, ये शहर दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ का कपड़ा, यहाँ के मसाले, यहाँ का हाथी दांत, यहाँ का सोना, ये सब दुनिया के हर कोने में पहुंचता था। और उसी वक्त इंग्लैंड में एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर सन 1600 रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया और इस कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। बस यही वो पल था जब भारत के भाग्य की स्याही बदलनी शुरू हुई। पहले पहले ये कंपनी सच में सिर्फ व्यापारी थी। वो भारत से मसाले, कपड़े, नील खरीदती थी और यूरोप में बेचती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगी। उन्होंने देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ते रहते हैं। एक राजा दूसरे राजा का दुश्मन है। कोई एकजुट नहीं है, कोई राष्ट्रीय भावना नहीं है। और अंग्रेजों ने सोचा, इससे बड़ा मौका क्या होगा? 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वो चाहता था कि भारत में कारखाना यानी व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिले। जहांगीर ने पहले मना किया, लेकिन अंग्रेज रुके नहीं। 1612 में उन्होंने सूरत के पास एक समुद्री लड़ाई में पुर्तगालियों को हरा दिया। मुगल दरबार प्रभावित हुआ और 1613 में जहांगीर ने सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की इजाजत दे दी। बस दरवाजा खुल गया, और जब दरवाजा खुला तो अंग्रेजों ने उस दरवाजे से धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा कर लिया। अब सबसे अहम सवाल, कैसे? आखिर एक व्यापारिक कंपनी पूरे देश की मालकिन कैसे बन गई? इसका जवाब है 3 चीजों में। पहली, फूट डालो और राज करो। दूसरी, कर्ज का जाल। और तीसरी, धोखे का इस्तेमाल। अंग्रेजों ने सबसे पहले समझा कि भारत के राजा एकजुट नहीं हैं। मराठा, मुगल, राजपूत, निजाम सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया। किसी को पैसे दिए, किसी को हथियार, किसी से गुप्त संधि की, किसी को धोखे में रखा। और इस खेल का सबसे बड़ा उदाहरण था 1757 का प्लासी का युद्ध। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, एक युवा, जोशीला लेकिन कुछ हद तक अनुभवहीन शासक। उसने देख लिया था कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। उसने उन्हें चेतावनी दी, कलकत्ता में उनकी किलेबंदी रुकवाई। और इसके जवाब में अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को पैसों का लालच दिया। वादा किया कि अगर तुमने नवाब के खिलाफ काम किया तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर राजी हो गया। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना, 50,000 से ज्यादा सैनिक, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की 3,000 की छोटी सी फौज।
लड़ाई शुरू हुई और ठीक उसी वक्त मीर जाफर की सेना रुक गई। उसने लड़ने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला का पांव उखड़ गया। वो भाग निकला और बाद में पकड़ा गया और मार दिया गया। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था, क्योंकि इस दिन से शुरू हुई भारत की असली गुलामी। बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया और बंगाल के खजाने ने अंग्रेजों को वो ताकत दी जिससे उन्होंने बाकी भारत को एक एक करके जीत लिया। अब बात करते हैं उस लूट की जो इतिहास में शायद किसी ने किसी से नहीं की। अंग्रेजों ने बंगाल में एक व्यवस्था बनाई, दीवानी का अधिकार। इसका मतलब था कि अब अंग्रेज बंगाल का कर वसूलेंगे और जो कर वसूला वो इंग्लैंड जाएगा सीधे। रॉबर्ट क्लाइव अकेला इतना अमीर होकर इंग्लैंड वापस गया कि खुद ब्रिटिश संसद ने उससे पूछा, ये दौलत कहां से आई? और क्लाइव ने जवाब दिया, मुझे हैरानी है कि मैंने इतना ही लिया। 1765 से 1770 के बीच, यानी सिर्फ 5 सालों में अंग्रेजों ने बंगाल से लगभग 3 करोड़ पाउंड की दौलत इंग्लैंड भेजी। और इसके बदले में बंगाल को क्या मिला? 1770 का महाकाल। बंगाल में इतना भयानक अकाल पड़ा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए, 1/3 आबादी। और अंग्रेजों ने उस अकाल में भी लगान वसूलना बंद नहीं किया। सोचो, खेत सूख गए हैं, किसान मर रहे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और उसी वक्त अंग्रेज का सिपाही दरवाजे पर खड़ा है लगान मांगने के लिए। ये लूट सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये भारत के उद्योगों की भी लूट थी। भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे आगे था। मलमल, जो इतना बारीक था कि उसे बहती हवा कहते थे। ढाका का मलमल, जो इतनी महीन बुनावट का था कि एक पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। अंग्रेजों ने इस उद्योग को बर्बाद किया। उन्होंने भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में इतना टैक्स लगाया कि वो बिक ही नहीं सका, और साथ में अपनी मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारत में बेचा। भारतीय बुनकर बर्बाद हो गए। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ढाका के बुनकरों के अंगूठे काट दिए ताकि वो बारीक मलमल न बुन सके। ये बात पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन ढाका का बुनकर उद्योग तबाह जरूर हुआ। वो शहर जो कभी मलमल की राजधानी था, वो एक सदी में एक साधारण शहर बनकर रह गया। और रेलवे, हम सोचते हैं कि रेलवे अंग्रेजों का भारत को तोहफा था, लेकिन सच ये है कि रेलवे भारत के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी, ताकि कच्चा माल भारत के अंदरूनी हिस्सों से बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचे और वहां से इंग्लैंड के कारखानों तक। भारत की दौलत को तेजी से बाहर ले जाने की मशीन थी रेलवे, और उस रेलवे का कर्ज भी भारत पर चढ़ाया गया। अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने अपने शोध में हिसाब लगाया। 1765 से 1938 तक अंग्रेजों ने भारत से कितनी दौलत लूटी? जवाब था लगभग $45 ट्रिलियन, 45 लाख करोड़ डॉलर। एक ऐसी रकम जो आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे। अब बात करते हैं उस नीति की जो शायद सबसे ज्यादा नुकसानदेह थी, शिक्षा की नीति। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक नई शिक्षा नीति लागू की। उसने कहा, हमें एक ऐसा वर्ग बनाना होगा जो खून और रंग से भारतीय हो, लेकिन विचारों से, भाषा से, अभिरुचि से अंग्रेज हो। यानी ऐसे भारतीय जो अपनी ही संस्कृति को नीची नजर से देखें और अंग्रेजों की नकल करें। संस्कृत, अरबी, फारसी में पारंपरिक शिक्षा को कमजोर किया गया, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा थोपी गई, और इस नीति ने भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा किया जो अपनी जड़ों से कट गया। नालंदा, तक्षशिला जैसे महान ज्ञान केंद्रों की विरासत वाले देश में अब ऐसी शिक्षा दी जा रही थी जो भारतीयों को अंग्रेजी साम्राज्य का अच्छा नौकर बनाए। और फिर आया 1857 का विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे की बंदूक से निकली एक गोली जो आग बन गई और पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब,
तात्या टोपे। ये नाम उस आग के नाम है जो गुलामी को जला देना चाहती थी, लेकिन ये विद्रोह कुचल दिया गया। क्यों? क्योंकि एकजुटता नहीं थी। दक्षिण भारत के राजाओं ने साथ नहीं दिया। पंजाब के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। फूट डालो और राज करो की नीति एक बार फिर काम आई। 1857 के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ, लेकिन गुलामी खत्म नहीं हुई। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ और 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। इस 200 साल की गुलामी ने भारत को क्या दिया? भूखमरी 1770 से 1943 तक, बंगाल के महाकाल तक। भारत में कितने अकाल पड़े? इतिहासकार माइक डेविस के अनुसार अकेले ब्रिटिश शासन के दौरान करोड़ों भारतीय अकाल से मरे। एक अनुमान के मुताबिक 3 से 6 करोड़ लोग। जबकि अनाज इंग्लैंड को निर्यात होता रहा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो 1700 में दुनिया की जीडीपी का 25% थी, 1947 में आजादी के वक्त सिर्फ 4% रह गई। यह है 200 साल की लूट का हिसाब। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे की कोख से भी उजाला निकला, क्योंकि गुलामी ने भारत को एक चीज दी जो उसे हजारों साल में नहीं मिली थी, एकता। जब अंग्रेजों के जुल्म ने हर भारतीय को एक जैसा दर्द दिया, तब पहली बार एक राष्ट्रीय भावना जगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक झंडे तले खड़े हुए। गांधी जी की लाठी चली, भगत सिंह की फांसी ने एक पीढ़ी को जगाया, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को हिला दिया, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वो सुबह आई जब दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया। 200 साल की गुलामी खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई खत्म हुई? आज भी हम उस इतिहास के साए में जीते हैं। आज भी हम अंग्रेजी को ज्यादा इज्जत देते हैं अपनी भाषाओं से। आज भी हम अपनी संस्कृति को हीन समझते हैं और पश्चिम की नकल को श्रेष्ठ। आज भी हमारे मन में वो मैकाले वाली सोच कहीं न कहीं बैठी है, और इसीलिए इस कहानी को जानना जरूरी है। इसीलिए इस सच को समझना जरूरी है। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, वो उसी इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। आज भारत फिर उठ रहा है। आज भारत फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत चांद पर पहुंच रहा है, मंगल पर झंडा गाड़ रहा है। आज भारत का नौजवान दुनिया को तकनीक सिखा रहा है। लेकिन इस उड़ान को ऊंचा रखने के लिए हमें अपनी जड़ों को याद रखना होगा। उस दर्द को याद रखना होगा जो 200 साल में झेला। उन शहीदों को याद रखना होगा जिन्होंने फांसी पर चढ़कर भी देश नहीं बेचा। उन किसानों को याद रखना होगा जिन्होंने अकाल में भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया। ये इतिहास सिर्फ एक दास्तान नहीं है, ये एक सबक है। ये एक चेतावनी है कि जो देश एकजुट नहीं होता वो लूट लिया जाता है, कि जो समाज अपनी ताकत नहीं पहचानता वो दूसरों की ताकत का शिकार बनता है। और आज का सबसे बड़ा सबक, एकजुट रहो, जागरूक रहो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी भाषा से प्यार करो, अपने इतिहास को जानो, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही असली स्वतंत्र नागरिक होता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन में कुछ हलचल मचाई, अगर इसने तुम्हें गर्व और गुस्सा दोनों एक साथ महसूस कराया, तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें ये सच पता होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतिहास के ऐसे और अनसुने सच आने वाले हैं जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। और कमेंट में बताओ, तुम्हें इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य कौन सा लगा? लिखो बिना किसी झिझक के। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।